हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ सेकेंड की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया था कि ये यूनिट आपके सिलेबस की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसका नाम है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति अर्थात 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इस यूनिट का इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। देन हम चैप्टर के अंदर चलेंगे, अर्थात जो आपका चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल है उसको पढ़ाते हुए धीरे धीरे हम कोर्स को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं बातों का डिस्कस करने वाले हैं जो आपको जानना चाहिए। आई होप आप सभी लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, फिर भी आप अपनी नोटबुक में इन सारे फार्मूलों को, इन सारे कंसेप्ट को हमारे साथ नोट करिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके इस चैप्टर वृत्त के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे ही सिलेबस में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, वो हम अगली यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कल चैप्टर आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। आज हम डिस्कस करेंगे द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। हम जानेंगे कि द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसके अंतर्गत वे सारे फार्मूले जो हम पहले सीख चुके हैं उनका हम किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको यूनिट 3 में इंटर कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, ये 2D ज्योमेट्री जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं 2D ज्योमेट्री कहते हैं। आपको याद होगा, इसको आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि इसका यूज़ किया जाता है किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। कहाँ पर? प्लेन में, एक समतल में। अगर कोई पॉइंट किसी समतल में है तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। ऐसा आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा, बहुत कुछ नया भी सीखने को आपको मिलेगा। आप ऐसा मत सोचना कि सब पुरानी चीज़ें बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम 2D में ज्योमेट्री की बात करते हैं तुरंत हमारे दिमाग में एक इस तरीके का फिगर बन जाता है। आपको पता है इसको हम x डैश कहते हैं, इसको हम लोग y डैश कहते हैं, और ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। x डैश x एक्सिस होता है, y डैश y एक्सिस होता है। x का पॉजिटिव है, x का निगेटिव है, y का पॉजिटिव है, y का निगेटिव है। आपने ये भी पढ़ा है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होता है, इसका माइनस प्लस होता है, और इसका साइन माइनस माइनस होता है, इसका साइन हमारा प्लस माइनस होता है। ऐसा सबको पता है। तो पहला टॉपिक जब हम लोग आते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, सबसे पहले हमको यही बताया जाता है, जिसको आपको पता है हम लोग इसको कार्टेशियन सिस्टम या इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये जो आपके सामने बना हुआ है इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, है ना। कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल क्या है? जिसकी सहायता से किसी पॉइंट को, जो पॉइंट समतल अर्थात प्लेन में है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग इतना जानने के बाद अगला टॉपिक हमें जो जानना चाहिए वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, कह सकते हैं किसी बिंदु की स्थिति। ये टॉपिक हमारा किसी बिंदु की स्थिति। ज़रा ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा सभी लोग। देखो, जैसे कोई पॉइंट अगर आपको दिया जाए, उसको 2D ज्योमेट्री पे लोकेट करना हो तो आपको लोकेट करना आता है। देखो कैसे, जैसे ये हमारी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जिसको हम लोग x डैश, इसको हम लोग y डैश कहते हैं। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा जाता है। जैसे 2, 4 किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग एब्सिसा इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब इसको भुज, इसको कोटि कहते हैं। और उसको ला करके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रदर्शित करना हमें आता है। यहाँ पर मैंने जो टॉपिक रखा है वो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी बिंदु की स्थिति। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग 2D ज्योमेट्री की बात करते हैं, द्विविमीय ज्यामिति की बात करते हैं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शायद आप लोगों ने उस एंगल से नहीं देखा होगा इसको, जिस एंगल से मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए।
तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी बिंदु की स्थिति, किसी बिंदु की स्थिति मतलब यह है कि जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, ध्यान रखें। देखो किसी भी पॉइंट की पोजीशन इन 3 जगहों पर हो सकती है। नंबर फर्स्ट, एनी क्वाड्रेंट, एनी क्वाड्रेंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी क्वाड्रेंट में हो सकती है। दूसरा, और कहाँ हो सकती है, वर्जिन पे हो सकती है, और कहाँ हो सकती है, किसी एक्सिस पे हो सकती है। ध्यान रखो जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 2D ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट की पोजीशन इन 3 प्लेस पर ही पाई जा सकती है। नंबर फर्स्ट किसी क्वाड्रेंट में, नंबर सेकेंड वर्जिन पे, नंबर थर्ड है एक्सिस पे। देखो वर्जिन का कोऑर्डिनेट तो 0,0 होता है, इसको तो हम बाहर ही करें, इसमें कोई खास चीज जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, इसको हम लोग कैसे जानते हैं, उसका साइन देख करके। अगर उसका साइन प्लस प्लस है तो हम समझ जाते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस है तो सेकंड में है, माइनस माइनस है थर्ड में है, प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ऐसा हम लोग जान जाते हैं। अगली बात ये कि कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार यूज भी होगा। आपसे कहा जाए किसी सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है, तो जब वो कहेगा एक्स एक्सिस पे तो आपको उस पॉइंट को h,0 या x,0 लेट करना पड़ेगा। तो वहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट की पोजीशन कहां हो सकती है, किसी एक्सिस पर। अगर वो किसी एक्सिस पे है तो कैसे जानेंगे वो किसी एक्सिस पे है, तो ध्यान रखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट कहां है, एक्स एक्सिस पे, ध्यान रखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट x,0 टाइप का होगा। अगर वो y एक्सिस पर है तो 0,y टाइप का होगा, क्योंकि जब वो पॉइंट x एक्सिस पे होगा, जैसे यहां होगा वो पॉइंट, तो y की वैल्यू वहां 0 होगी, ठीक है, x,0 होगा। अगर वो y एक्सिस पर होगा तो वहां पर x की वैल्यू 0 होगी, 0,y होगा। इस चीज को हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है x एक्सिस पर भी 2 जगह रख सकता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है कि जैसे x,0 है तो हम लोग जान जाएंगे ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, माइनस x,0 लिखा है तो हम लोग ये समझ जाएंगे, ये जान जाएंगे कि ये x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे है। ऐसे ही अगर हम 0,+y लिखते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। 0,-y लिखने से हमको पता चल जाएगा कि ये y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पर है। इस चीज को ध्यान रखें। कुल मिलाकर के यहाँ से आपको एक ही बात सीखनी है, जो मेन टॉपिक, मेन फंडा जो है वो आपको ये सीखना है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, हमें एग्जाम में या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई आता है कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, तो आप हमेशा उसको x,0 या h,0 कुल मिलाकर वहाँ पर 0 होगा। और अगर वो कहता है कि कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो वहाँ ध्यान रखिएगा कि वहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप सभी लोगों ने जब इतना पढ़ा तो इसके बाद फिर कुछ छोटे छोटे फार्मूले थे जो आप सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि उसका यूज़ हम लोग यहाँ पर बहुत ही कह सकते हैं अधिकता में करने वाले हैं। तो आइए अगला सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो बहुत बार यूज होगा वो है भैया दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फार्मूला बोलेंगे। सबको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो, ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस फार्मूला, ये सारी फार्मूले नोट करते चलिएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर? जैसे सपोज करिए हमारा कोई पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, यहाँ नीचे लिख देते हैं x1, y1, है ना। यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर हमें इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मीन्स अगर हमें ए बी फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। देख रहे हैं आप लोग, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होगा। इवन मैं आपको बता दूं, इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग सर्कल के इक्वेशन का डेरिवेशन भी करेंगे। आई होप आपको ये याद होगा। हाँ, एक बात इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जहाँ x2 माइनस x1 है, कहीं कहीं x1 माइनस x2 लिखा है, तो कुछ नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि x2 माइनस x1 करोगे x1 माइनस x2 आएगा, उतना स्क्वायर लगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको लिख करके समझ सकते हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको वहां पर यूज कर सकते हैं। यह है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र। आई होप सबको याद होगा। अब एक चीज और याद रखो, यहां पर एक नोट पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नोट पॉइंट क्या है सर? आप कहेंगे इफ x1, y1
इक्वल टू 0,0। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ है? वर्जिन पे है, मूल बिंदु पर है। तब डिस्टेंस फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस फाइंड करते हैं, आप जिसको आप ए बी लिखे हैं, वो अगर हम फाइंड करते हैं तो अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर वर्जिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अब सेक्शन फार्मूले का यूज़ करते हुए तमाम टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं, तो ये मेरा काम था आपको रिकॉल कराना। आई होप सबको ये अब एक बार याद हो गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगला आपको जो पढ़ाया जाता है वो है विभाजन सूत्र। इसका भी यूज़ यहाँ होगा, विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न फार्मूला। डिवीज़न फार्मूला, ठीक है। आपने सीखा है कि जो विभाजन सूत्र था, डिवीज़न फार्मूला होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है अंतः विभाजन, ठीक है, एक होगा अंतः विभाजन, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर डिवीज़न। इंटीरियर डिवीज़न जरा समझते हैं कि अंतः विभाजन अर्थात इंटीरियर डिवीज़न का फार्मूला क्या है। ध्यान से समझते चलिएगा, सारे फार्मूलों को नोट कर चलिएगा। देखो, जैसे हमारे पास ये कोई लाइन है जिसका नाम है ए बी, ठीक है। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1। इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x2, y2। इसके बीच में कहीं एक कोई पॉइंट है P। सपोज कर लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x, y है, जो इस पूरे लाइन को m1 रेशियो m2, मतलब इतनी लेंथ जो है वो m1 है और इतनी जो है m2 है। m1 रेशियो m2 में इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। देखा जाए तो ये रेशियो नहीं होता है, लेकिन जैसे हो सकता है कि इधर 2 सेंटीमीटर उधर 4 सेंटीमीटर, 2/4 करोगे तो 1/2 रेशियो आएगा। तो ये जो m1 रेशियो m2 यहाँ पर होता है, इसको m1 आप नहीं कह सकते ना। हो सकता है m1 का कुछ मल्टीपल रहा हो, या k m1 आप कह सकते हैं, k m1 हो, यहाँ k m2 हो। कुल मिलाकर के m1 रेशियो m2, ये AP और PB, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, AP रेशियो PB जो है वो m1 रेशियो क्या है? m2 है। तो उस सिचुएशन में अगर हम इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, अर्थात ये पॉइंट P x, y निकालते हैं, तो आपको फार्मूला याद होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ये हमारा सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, और उसमें भी ये अंतः विभाजन अर्थात इंटीरियर डिवीजन वाला फार्मूला है। अब इसमें एक खास बात ये होती है, इसमें नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या? इफ m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो 1। 1 रेशियो 1 आने का क्या मतलब हुआ कि जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इधर होगा, दोनों पार्ट सेम होंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो आप देखिएगा कि जब x, y निकालोगे तो m1 m2 सब 1 हो गए, तो कुल मिला के यहाँ x1 प्लस x2 बाई यहाँ 2 बचेगा, देखो, और यहाँ पर y1 प्लस y2 बाई क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये जो आपको मिला, ये मध्य बिंदु को ज्ञात करने का डियर स्टूडेंट्स क्या है? फार्मूला है, मिड पॉइंट। अगर हमारे पास पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो इनका मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। इसका भी यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे, इसीलिए इन सारी चीज़ों को हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। इसको सबको नोट करिए डियर स्टूडेंट, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग नोट्स लेकर के बैठे हैं, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट फार्मूला आपको बताता हूँ जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ये क्लास आपको बोर थोड़ी सी भले लग रही हो, लेकिन भैया ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके लिए ये। इसीलिए इसको खूब ध्यान से समझ करके, और जितने भी फार्मूले हैं जो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उन सारे फार्मूलों को आपको तुरंत से तुरंत तैयार कर लेना है, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम सर्कल चैप्टर में इंटर करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं बाह्य विभाजन, ठीक, इसको हम बोलेंगे बाह्य विभाजन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर डिवीजन। एक्सटीरियर डिवीजन, एक्सटीरियर डिवीजन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, यही लिखते हैं नीचे ही। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है, एक कोई बाहर इसके पॉइंट है एक्सटीरियर जिसका कोऑर्डिनेट लेट करिए x कामा y, तो ये यहाँ से यहाँ m1 ले लिया जाता है और यहाँ से यहाँ जो है वो m2 ले लिया जाता है, ये रेशियो हो जाता है। उस सिचुएशन में इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है px कामा y इक्वल टू, ध्यान दो, px कामा y इक्वल होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान में m1 माइनस m2। ये होता है बाह्य विभाजन अर्थात एक्सटीरियर डिवीजन का फार्मूला, जो हम लोग यूज़ करते आए हैं बहुत पहले से, और आई होप आपको ये सारे फार्मूले यहाँ पर याद होंगे। अच्छा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो यहाँ जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाली हैं। खासकर जितने टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, वही सारे टॉपिक्स आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे हमने बताया इंट्रोडक्शन ऑफ 2D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन उसके बारे में मैंने दे दिया, किसी पॉइंट की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, किसी पॉइंट को किस तरीके से हम लोकेट करते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। कैसे जानेंगे वो कहाँ पर है, ठीक है, उस कैसे पूछा जाता है। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बता दिया, किसी पॉइंट की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालनी है तो, और उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया है सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला भी जो है रिवाइज कर लिया है, ठीक है। वैसे एक टॉपिक और है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी भी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है, इसको भी मैं यहाँ रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC है, सपोज करें इसका ये वर्टेक्स x1 कामा y1 है, ये सेकेंड वर्टेक्स x2 कामा y2 है, थर्ड वर्टेक्स जो है वो x3 कामा y3 है। तो हमें क्या करना है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा डेल्टा इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्या होता है यहाँ x1, यहाँ लिखा करो 23 y2 माइनस y3 प्लस x2 31 होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको याद क्या करना है, जरा देखो, फार्मूला होता है 1/2, यहाँ x1 होता है, फिर यहाँ x2 होता है, फिर यहाँ x3 होता है। यहाँ मैंने याद रख लिया है 23 31 12, यही याद कर लो 23 31 12। तो 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1, 12 मतलब y1 माइनस y2। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। ये फार्मूला भी आप लोगों ने क्लास 9th में ही सीख रखा है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जो आपका लेक्चर था, बहुत ही छोटा सा लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कराया है। इसमें हमने उन सारे टर्म्स को, उन सारे पॉइंट्स को रिमाइंड कराने का प्रयास किया है जिन पॉइंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। इसलिए अगर आपको ये सारे फार्मूले याद थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद थे तो अभी तुरंत आप इन सारे फार्मूलों को अपनी नोट्स में लिख करके अपने तैयार कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट लेक्चर से हम आपका चैप्टर वृत्त स्टार्ट करेंगे और उसको बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों समझाने का प्रयास मैं पूरी तरीके से करूँगा। बाकी आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।